नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पिरिचुअल सीरीज़ में जिसका नाम है ज़ेन योगा चैलेंज 2022। कल से परसों से 2023 हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि जो लोग तपस्या करते हैं कैसे करते हैं? तपस किस चीज़ को बोलते हैं? नहीं, अभी तुरंत आंसर मत दीजिए, इसको थोड़ा सोचिए कि एक तपस्वी कौन होता है। आज मैं एक मंदिर में गया था, यहाँ लखीमपुर में देवकली रोड पे एक मंदिर है। उस मंदिर के बारे में मैंने पूछा, वहाँ जो पुजारी जी थे, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी। कितना पुराना मंदिर है तो बताते हैं पांडव यहाँ पर पूजा करके गए थे देवकली में। मैंने कहा ये तो पता नहीं है सच है कि नहीं, ये तो ऐसी बोली हुई बातें हैं। बोलते लेकिन वहाँ पर कुछ शिवलिंग है जिसको औरंगज़ेब ने तोड़ा था, मतलब तोड़वाया था, तो वो भी काफ़ी पुरानी है। खैर उसका इतिहास तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत शांत मंदिर है। 2-4 बच्चे वहाँ घूम रहे थे, एक कुत्ता भी था। मैंने उनको बातचीत भी की, थोड़ा सा वीडियो भी शूट किया, और एक बड़ा खूबसूरत सा तालाब था उस मंदिर के पास में। मेरे मन में ये सवाल आया वहाँ पर कि कोई तपस्या कैसे करता है, कैसे तपस होती है, ऐसी तपस जिसके लिए कहा जाता है ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी तपस्या जिसमें एक आम आदमी इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके थ्रू बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसी तपस्या जिसमें आप अपने लिए नहीं काम करते, केवल आप दुनिया के लिए यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तपस्या कैसे होती है? अलग अलग तरीके हैं तपस्या करने के। एक मंत्र जप है, लेकिन कोई भी तपस्या की किस लिए जाती है? तपस्या क्यों करते हैं लोग? वजह क्या है? पता है आपको? कोई आइडिया? आपने हमारे साथ ज़ेन का एडवांस नहीं ज्वाइन किया था क्या? 5 यम 5 नियम कौन कौन से थे? 5 यम कौन कौन से थे? गौरी बताएगी, तो स्पेशलिस्ट है यम की। हार्मलेसनेस, ट्रूथ टू ऑल बींग्स, एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, एवराइस, इनकंटिनेंस। और 5 नियम: डिवोशन टू गॉड, स्पिरिचुअल रीडिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्योरिफिकेशन, कंटेंटमेंट, फियरी एस्पिरेशन, इंटरनल एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन। तो ये सारे के सारे यम और नियम या तपस्या किस लिए की जाती है? मैं चाहता हूँ सोचिए थोड़ा सा। अचानक से आपको एक ऐसी चीज़ खुल जाएगी दिमाग में जो आपको, आप नहीं भी चाहते हैं तो भी तपस्वी बनाने पर फोर्स कर देगी। कोई आदमी तपस्या क्यों करता है? अपने आप को टॉर्चर कोई क्यों करता है यार? खाना कम खाना है, कोई मंत्र को बार बार जप करना है, फ्रीडम के लिए। राइट राइट राइट। तो फ्रीडम कैसे? मेंटल और फिजिकल गरीबी से दूर होने के लिए। लेकिन क्या आप फील करते हैं मेंटल गरीबी और फिजिकल गरीबी? सारी तपस्या की जाती है प्योरिफिकेशन के लिए। तपस्या, कहते हैं ना, लोहा जब चलता है तब उसके अंदर से कचरा निकलता है, तपता है तो वो प्योर लोहा निकलता है। हमारी तपस्या हमको प्योर बनाती है, हमारे अंदर में जो भी कचरा है उसको हटाती है। कैसे पता चलता है कि आप प्योर हो रहे हैं? आपकी हैबिट्स और आपकी लाइकिंग बदल जाती है। आप ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे जैसे पहले थे। वो वासनास थी, अब धीरे धीरे आपके अंदर में डिज़ायर्स ऐसी आ रही हैं जो डिविनिटी की आ रही हैं। तो ये तपस्या किस लिए की जाती है? प्योर होने के लिए। नहाते भी इसलिए हैं, प्योर होने के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रेस ऑन द पाथ, एक स्पिरिचुअल पाथ पे कैसे आप योग को यूज़ कर सकें। उसमें हमने 2 बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं ज़ेन योगा में। लोग इसको प्रैक्टिस नहीं समझते होंगे, बट मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। बाहर से इम्पल्स लेते हैं हम लोग सांस के रूप में और भोजन के रूप में। तो एक हमने प्रैक्टिस सीखी 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। दूसरी प्रैक्टिस सीखी थी भोजन का, किस टाइम पर खाना खाना है, कैसे खाना खाना है। इसी के साथ साथ हम राइट थॉट्स, बल्कि थॉट्स नहीं कहना चाहिए, राइट क्लैरिटी, क्लैरिटी भी खाली क्लैरिटी नहीं, राइट इमोशंस अपने ब्रेन में डालना चाहिए। इसको बोलते हैं करेक्टिव मेथड्स। मंत्र यही है, रियल मंत्र यही है। अगर एक हनुमान बैठ करके राम 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 जप कर रहे हैं, तो अगर खाली शब्द जप कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि कोई प्योरिफिकेशन नहीं होगी। राम कोई इंसान नहीं था, राम एक ऐसा स्टेट है जो ब्लिसफुल स्टेट है, आनंद से भरा हुआ है। उसमें कोई पेन नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है। लेकिन उसके पहले आपको पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन की
खुदाई करनी होगी, नींव खोदनी होगी। ज़मीन में नींव खोदते हैं, लेकिन ब्रेन में, माइंड में स्पिरिचुअल नींव कैसे खोदेंगे? ट्रेस योर ड्रिफ्ट्स। आपको देखना होगा आपकी वीकनेसेस क्या है। बड़े बड़े में, अच्छा वीकनेसेस तो पूरी बॉडी है, पूरा माइंड ही वीकनेस है, लेकिन उस वीकनेस में भी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जिसके जरिए आप अंदर घुस सकते हैं? एक तरह से आप अपने ब्रेन में जहां जहां क्रैक्स हैं थॉट्स के बीच में, उन क्रैक्स में घुस करके सॉलिड सीमेंट डालना चाहते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? आपके ड्रिफ्ट वॉचिंग से। आप खाली बैठे हैं, एक पेन ले लीजिए और 5 वीकनेसेस को ग्रुप करिए, FAPSH। फियर, एंगर, पेन, सेक्स और लास्ट वाला होप। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आप मन की तपस्या कर सकते हैं। किसी भी तरह का मंत्र जप करने से पहले, कोई योग करने से पहले, कोई कुंडलिनी प्रैक्टिस करने से पहले, आप पहले अपने ब्रेन को उसके लिए तैयार करिएगा। एक बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले जमीन में फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। फियर, एंगर, पेन, सेक्स एंड होप, FAPSH। उसके बाद आप पेंसिल लेकर के एक थॉट देखिए, एक सिंगल थॉट। जैसे आज मेरे मन में थॉट आया, मैं गया था देवकली रोड पे मेडिकल कॉलेज देखने के लिए। इस थॉट को मैं कहाँ डालूं? फियर में, एंगर में, पेन में, सेक्स में या होप में? अच्छा एक और डाल दीजिए लास्ट में। अगर कहीं नहीं डाल पा रहे तो कंफ्यूज्ड, C, FAPSH, C। एक सिंगल थॉट आया कि मैं मेडिकल कॉलेज घूमने गया था और इसको डाल दिया मैंने C कैटेगरी में, नहीं समझ में आ रहा है तो C के आगे एक सिंगल लाइन खींच दिया आपने। नेक्स्ट थॉट, कोई थॉट बताइए जो हम लोग साथ में ड्रिफ्ट करें। अभी गौरी ने अचानक से किसी फिल्म के बारे में सोचा कि चलिए बड़े पापा हम लोग न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे। ये कहाँ डालें? फियर, एंगर, पेन, सेक्स, होप या होप में? ये मेरे हिसाब से होप में नहीं जाएगा, ये जाएगा पेन में, क्योंकि आप दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए आप खुशी खोज रही हैं। आप नहीं, देखिए आप नहीं डालेंगे इसको होप में, आप इसको पेन में नहीं डालेंगे, मैं डालूंगा। मैं हमेशा अपने आप से पूछता रहता हूं कि कोई चीज़ मैं क्यों करना चाहता हूं, मेरे अंदर मोटिवेशन किस लिए है। हाँ, अब देखिए वैभव के दिमाग में एक थॉट आया कि मेरा चैनल कितना कमाएगा, कितना कमा रहा है, इसने मेरे से कैलकुलेशन भी कराया। तो वो फियर या तो पेन नहीं आएगा, फियर में आएगा। कमाएगा भी कि नहीं कमाएगा, देगा कि नहीं देगा, यूट्यूब इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। श्रीश श्रीश बोल रहे हैं मेरे मन में पढ़ते समय बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट हो रहा था, तो ये फियर में आएगा, एंगर में आएगा, पेन में आएगा, एंगर में आएगा। ये क्यों हो रहा है मेरा दिमाग बार बार ड्रिफ्ट, गुस्सा आ रही है अपने ब्रेन के ऊपर। इस तरह से जब आप हर रोज 40, 50 या 100 ड्रिफ्ट्स को देखिए और उसको कैटेगराइज करिए, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते हैं टैली मार्क। ऐसे करके आप 100 ड्रिफ्ट्स लिखिए, मतलब टैली करिए और उनको उसमें से निकालिए परसेंटेज कि मेरे अंदर में एंगर ज़्यादा है कि पेन ज़्यादा है कि सेक्स ज़्यादा है कि फियर ज़्यादा। ये अलग अलग होंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक ये भी तरीका है कि आप देखिए कि मैं 2 दिन से किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत परेशान हूँ और उस परेशानी में मेरा नहीं थोड़ा सोचिए इसके बाद, सुनिए इसके बारे में। हमारा ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि अगर उसको कोई झटका पड़ता है, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, मतलब असल में माइंड की बात होनी चाहिए, कि उसको जब कोई झटका पड़ता है तो उसको वापस नॉर्मल आने में कितना टाइम लग रहा है। वो हमारी वीकनेस है। मान लीजिए आप एक दिन गई हमारे साथ घूमने के लिए और आपने लिपस्टिक लगा लिया और बड़ी मम्मी ने आपको समझाया कोई चीज़, और उस समझाने में कुछ तो इंसाइट दिया और कुछ जजमेंट दिया। उन्होंने इंसाइट ये दिया, अगर पब्लिक के सामने एक्सपोज नहीं करना है, अट्रैक्ट नहीं करना है किसी को, तो मेकअप मत करो। ये तो उनका इंसाइट था। लेकिन हर्ट ये था, मतलब जजमेंट ये था कि मुझे समझती नहीं हूँ, एक जजमेंट की फीलिंग आई। और वो एक घटना हो सकती है, हो सकता है और भी कोई घटना हो, उसकी वजह से आपका माइंड 2 दिन के लिए हिल गया। दूसरा वजह ये भी हो सकता है कि घर में सब लोग अपने अपने रूम को यूज़ करें, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और श्रीश और वैभव, और मुझे मेरे रूम में से निकाल कर दूसरे रूम में डाल दिया गया। ये एक इंसिडेंस हुआ, एक घटना हुई, और उस घटना से हमारा ब्रेन ठक करके झटके में चला गया। अब उसको वापस आने में 2 दिन या 3 दिन लगे। तो ये एक डोमिनेंट
वीकनेस है, डोमिनेंट वीकनेस। मैं क्यों वीकनेस बोल रहा हूँ? वीकनेस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी लाइफ डिस्टर्ब हुई। जब जगह बदली तो मैं भी बदला। आप ही की तरह अर्जुन था, अर्जुन भी डिस्टर्ब हुआ। जब उसको लड़ाई करनी पड़ी थी मैदान में तो बहुत डिस्टर्ब हुआ था। उसको निकाला भगवान कृष्ण ने बातचीत करके, जब गीता लिखी गई थी। तो आपको ये पूछना होगा कि वो कौन सी चीज़ है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ। वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है। ये वही वीकनेसेस हैं जिसको हम क्रैक्स बोलते हैं। इन्हीं वीकनेसेस को हमको उल्टे तरीके से भरना पड़ेगा। इसके अंदर में राइट थॉट्स, राइट अंडरस्टैंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट राइट इमोशंस भरना पड़ेगा, बिकॉज वीकनेसेस एक्चुअली इमोशंस है। अभी अपने मन में आया कि चेस सीखना चाहिए, इससे मेरा दिमाग बढ़ेगा। ये फियर में, पेन में, एंगर में, फियर, एंगर, पेन, सेक्स, होप या कंफ्यूज कहाँ डालेंगे? आपके हिसाब से होप, आप अपने हिसाब से कहाँ डालेंगे? क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगर आप शुरू में कहीं पर ना डालें, आप कंफ्यूज में डालें, कंफ्यूज में डालें, अचानक से आपको बाद में समझ में आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में, ड्रिफ्ट वॉचिंग के प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती है। हम लोग के मेडिकल में कहावत है, फर्स्ट ईयर में हम लोग को जब एमडी करते हैं रेडियोलॉजी में, तो ढेर सारे नॉर्मल एक्सरेज देखने होते हैं। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और नॉर्मल की इतनी आदत पड़ जाती है आँख को और ब्रेन को कि जब उसमें कोई हल्की सी भी एबनॉर्मलिटी होती है तो खट से आँख में दिख जाती है। जैसे अगर आप किसी गाय भैंस के साथ रहें, झुंड के साथ, तो शुरू में तो आपको सारी गाय भैंस एक जैसी दिखाई देंगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ल पहचान में आना शुरू होगी। सबकी अपनी यूनिक शक्ल है। किसी का सींग ज़्यादा बड़ा होगा, किसी की नाक चौड़ी होगी, किसी की आंखें बड़ी होंगी, किसी की आंखें तीखी होंगी, कोई ज़्यादा आवाज़ करता होगा। इंसान की तरह ही है, हम नहीं पहचान पाते क्योंकि हम उसको देखते नहीं हैं। ठीक ऐसे ही हमारे थॉट्स हैं, वो गाय भैंस की तरह चल रहे हैं हमारे दिमाग में, पहचान में नहीं आते। थॉट्स को पहचाना एक बहुत बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। मान लीजिए आपने इस तरह से महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक ड्रिफ्ट वॉचिंग की और आपको मालूम पड़ गया कि मेरे अंदर में वीकनेस है सेक्स, कि मैं सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। उसका करेक्ट मेथड अप्लाई करिए। अपने आप को बताइए, सेक्स इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ बॉडी, और मेरा बॉडी जो अट्रैक्टेड है वो इसलिए बिकॉज की सेंसेशन उसको पसंद है। एंड बी वेरी नॉन जजमेंटल अबाउट योर एक्टिविटी। नॉन जजमेंटल मतलब अपने आप को ये मत बोलिए खराब है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये वीकनेसेस ऐसा है जैसे कि बहुत गहरे से चमड़ी में फोड़ा हो, जब आप उसको खोलते हैं और उसको साफ करते हैं और दवाई लगाते हैं तो धीरे धीरे हील होता है। हमारी वीकनेसेस हम देखना भी नहीं चाहते, इसलिए वो दब जाती हैं और वहीं से पेन क्रिएट करती है, वहीं से थॉट्स आती हैं, वहीं से हमारी पर्सनालिटी निकल के आती है। अभी एक लेडी ने आज फ़ोन किया था, बोली थी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत लड़ाई होती है सेक्स को लेकर के। हस्बैंड ही इज़ ओवरली डिमांडिंग फॉर सेक्स और मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। इसको सॉल्व करने का पता है तरीका क्या है? इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप कुछ टाइम तक अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को अपना पहले फ्रेंड बनाएं। बिकॉज चाहे सेक्स हो चाहे किसी का टाइम हो, आदमी कब डिमांड करता है? जब कोई गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, कस्टमर और दुकानदार का। दुकानदार पैसे लेता है, कस्टमर सामान लेता है। हस्बैंड वाइफ का भी आमतौर पे ऐसी रिलेशनशिप होता है कि शादी की है भाई, मैं तुम्हारे लिए कमा के लाऊंगा, तो मेरे लिए अपने घर के काम धाम करो और बॉडी दो। डिमांड एंड गिव एंड सप्लाई। लेकिन फ्रेंड्स के बीच में एक तरह की सेंसिटिविटी होती है। अगर वाइफ का मन कर रहा है और हस्बैंड का मन नहीं कर रहा है, दोनों सेक्स नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब दोनों फ्रेंड्स हैं। लेकिन फ्रेंड का रिलेशनशिप आता कहाँ से है? फ्रेंड का रिलेशनशिप आता है जब मैं आपको ऑब्जर्व करता हूँ बहुत ही सेंसिटिवली, जब मैं आपको देखता हूँ और आपकी चीज़ों को डेलिकेटली हैंडल करता हूँ। आप सोने का मन है आपको और मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। आपको भूख लगी है तो मैं आपको चाय या खाना बना के दे देता हूँ। आपके मन में एक कन्फ्यूजन चल रहा है और मैं उसको सुनना चाहता हूँ, मैं अपने इनपुट देना चाहता हूँ। मेरी और रिम्पी की जो फ्रेंडशिप हुई है उसका जो मेन पिलर है वो कम्युनिकेशन है। हम लोग एक दूसरे को असल में कम्युनिकेशन में पता है क्या करते हैं हम लोग? जो नॉर्मल कपल्स होते हैं वो अपनी बात बोल करके खाली हो जाते हैं।
बट मैं देखता हूं, मैं एब्जॉर्व करना चाहता हूं रिम्पी के मन में क्या है, आपके मन में क्या है। बड़ी मम्मी भी आपको सुनना ज़्यादा चाहती है और उसके बाद बताना चाहती है, लेकिन जहां कहीं पर भी वो बताना चाहती है वो भारी पड़ जाता है, वहां फ्रेंडशिप कमज़ोर हो जाती है। तो जब आप अपनी वीकनेस को पकड़ें, बी वेरी सेंसिटिव। अपने आप को ऐसे देखिए जैसे कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, और बहुत प्यार से उसकी बातों को सुने। उसके बाद आप करेक्टिव मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। करेक्टिव मेथड तुमने पढ़े थे ढेर सारे, वन सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशनशिप। ये सेक्स का वीकनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वन सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस, जो आदमी सेंसेस की बॉन्डेज से फ्री हो जाता है, ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशनशिप, वो सभी मटेरियल रिलेशनशिप से ऊपर उठ जाता है। बॉन्डेज ऑफ सेंसेस मतलब सेक्स। जो आदमी सेक्स से फ्री हो जाता है वो सब चीज़ से फ्री हो जाता है। ये हमारे ब्रेन में ब्लाइंड रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं वंस ऑफ फ्रीडम बॉन्डेज ऑफ सेंसेस, वंस ऑफ फ्रीडम बॉन्डेज, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जितनी बार भी आप बोलें या सोचें, मन में उसकी अंडरस्टैंडिंग फैलनी चाहिए। वन सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस, मैं बोल रहा हूं जो आदमी सेंसेस की बॉन्डेज से फ्री हो जाता है, तो जब मैं उस बॉन्डेज को महसूस कर रहा हूं उस समय वो पकड़ में आना चाहिए। मैं सेक्स को एंजॉय करना चाहता हूं, एंजॉय कर लिया, एक मूवी देख ली या मास्टरबेशन कर लिया या सेक्स में चले गए, उसके बाद हम देखें अरे मैं तो उसमें था, मैं तो एक बॉन्डेज में था। जब आप बाद में देखेंगे किसी एक्सीडेंट को या किसी इवेंट को, तो धीरे धीरे आप उस इवेंट के होते समय भी उसको देख पाएंगे। यही है रियल एप्लीकेशन ऑफ करेक्टिव मेथड। जब हनुमान राम राम करते हैं, वो उस तरह से नहीं करते राम 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 सो रहे ना, वो अपने अंदर में देखते हैं मैं कहाँ ड्रिफ्ट हो रहा हूं, और उसी में वो अपने आप को याद दिलाते हैं नहीं नहीं मुझे जाना है राम की तरफ। राम मतलब डिवाइन फ्रैगमेंट की तरफ। वो बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं डिवाइन 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 कि डिवाइन है, डिवाइन है। थॉट्स का मेन काम है डिवाइन को पकड़ना। बेचारा हर बार किसी भी चीज के बारे में सोचता है, उसको लगता है कि डिवाइन है। डिवाइन मतलब वो परफेक्ट चीज जिसके जरिए वो फ्री हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए पेन खत्म कर सकता है। लेकिन हर बार उसको क्या मिलती है? फिजिकल वर्ल्ड की कोई चीज मिलती है, और बार बार मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जहां टारगेट को मारना चाहिए मार नहीं पाता। तो हनुमान वही कर रहे हैं, वो अपने वीकनेस को देख रहे हैं और पहचान रहे, अच्छा तुम सेक्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो, लेकिन सेक्स में तो वो चीज़ है नहीं जो तुम खोज रहे हो। वो कहाँ है? राम में है, ईश्वर में है, डिवाइन में है। फियर आ गया, आपका मन डर रहा है, तो आपका थॉट फियर के थॉट को लेकर के पहचान रहा है कि अच्छा अच्छा तुम डर रहे हो, लेकिन तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर में तो डिवाइन है, राम है। अचानक से आपके अंदर में घमंड आया कि देखा मैं क्या हूँ, मैं अपने क्लास को टॉप करके आया हूँ, मेरा काम कितना अच्छा है। आपको जब तक नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही पता चला अच्छा तुम घमंड कर रहे हो। लेकिन दुनिया में तो सारे काम ईश्वर की मर्जी से होते हैं, अगर ईश्वर ना चाहे तो कोई चीज़ हो नहीं सकता। लक का कितना बड़ा फैक्टर है। इस तरह से आप हर एक थॉट को जब ट्रेस करते हैं और उसके अंदर की वीकनेस को पहचानते हैं, तो आप करेक्टिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई गड्ढा देखा, उसके अंदर ही आप फिलिंग करेंगे। अगर दीवार को मजबूत करना है या कोई चीज़ कमज़ोर हो गई है उसको मजबूत करना है, तो जहां जहां क्रैक है वहीं तो आप भरेंगे। अपने ब्रेन की ट्रेसिंग सबसे पहले करिए। ब्लाइंडली जो लोग करेक्टिव मेथड अप्लाई करते हैं या जो लोग मंत्र जप करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लास्ट चीज, करेक्टिव मेथड सबसे पावरफुल कब होता है? खाना खाते समय। खाना खाते समय हमारा ब्रेन सबसे रिसेप्टिव होता है। हर एक खाने का कण, हर एक खाने का टुकड़ा, वो या तो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अगर आप खाना खाते समय, खाना बनाते समय बहुत ही पायस है, प्योर है, जॉयफुल है, फुल ऑफ कंपैशन है, प्रेयरफुल है, तो वो थॉट, वो जब खाना आपके बॉडी में जाएगा तो वो कैंसरस बॉडी नहीं बनेगी, वो वीक बॉडी नहीं होगी, वो क्रिमिनल बॉडी नहीं होगी, वो कंफ्यूज्ड बॉडी नहीं होगी। अगर आपके अंदर में वीकनेस है तो ये 4-5 तरीके तो बिल्कुल काम में नहीं आएंगे। कौन कौन से? ब्लाइंड रीडिंग। आप किताब पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी के पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत साल तक इसको पढ़ा। मैंने आचार्य रजनीश की कम से कम नहीं तो 200 बुक्स चुपके चुपके लाके पढ़ता रहता था।
कभी कैसेट सुनता रहता था, लेकिन अपने अंदर की वीकनेसेस को कभी देखा ही नहीं, उससे नहीं हुआ। फिलोसोफाइजिंग, मैंने बहुत फिलोसोफाइज किया अपने दोस्तों के साथ। जब बातचीत करता था तो ओशो की ढेर सारी कहानियाँ, उनके ढेर सारे प्रिंसिपल्स, जो कुछ भी पढ़ता था मैं उसको कोट करता था। तुम्हें पता है भगवान ऐसे करते हैं, गीता में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, लेकिन उससे मेरा कोई वीकनेस कमज़ोर ख़त्म नहीं हुआ। रिग्रेट, मैंने रिग्रेट भी बहुत किया। जब भी मुझसे कोई गलती होती थी तो मैं पछताता था, लेकिन उस पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रिपेंटेंस, चर्च में कहा जाता है अगर तुमने कोई गलती की है तो जाकर रिपेंट करो, अपने आप को उसके बदले में सजा दो, दुखी हो। मैं हुआ, वो भी हुआ, मैंने तो अपने आप को सुसाइड तक करा दिया, लेकिन उससे भी मेरी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया था। हमने आज का वीडियो स्टार्ट किया है तपस्या से। 2 तरह की तपस्या होती है, एक ब्लाइंड तपस्या, खाना नहीं खाऊंगा मैं, भूख लगी है खाना नहीं खाऊंगा, धूप में खड़ा रहूंगा। देखा नहीं, जैसे मैं बहुत गुस्सा आता है उस समय अपने आप को टॉर्चर करने का मन करता है। हम सोचते हैं कि अब गुस्सा आ गया, चलो मौके का फायदा उठाते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं, खाना नहीं खाएंगे आज, मम्मी से गुस्सा है खाना नहीं खाएंगे, क्या मतलब भगवान खुश हो जाए, मम्मी का गुस्सा भगवान खुश, डबल काम। इतना बेवकूफ नहीं है आपका भगवान, एक के साथ एक फ्री नहीं मिल जाएगा। भगवान बोलेगा हाँ पहले तुम ये कर लो उसके बाद बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने तो बहुत समझदारी के साथ अपने आप को तपस्या में डाला था, लेकिन उनकी डिस्कवरी थी कि अगर बॉडी इंटेलिजेंट नहीं होगी, बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, तो माइंड क्या खा के स्ट्रांग होगा। इस बॉडी को पहले ठीक करना पड़ेगा। इस माइंड को ठीक करने के लिए प्रॉपर केमिकल और टेक्निकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। केमिकल मेथड मतलब खाना खाते समय आपके थॉट्स कैसे हैं, हर एक थॉट, हर एक इमोशन एक खास तरह का केमिकल होता है, एक खास तरह का हार्मोन होता है। और जब खाना खाते समय आप करेक्टिव मेथड्स को अप्लाई करते हैं, मंत्र को, लेकिन मंत्र को ब्लाइंडली नहीं, समझ के साथ अप्लाई करते हैं, तो वो सही टेक्निक है जो कि काम करती है। जब भी आप तपस्या के बारे में सोचिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचिए, तो अपने बॉडी के अंदर में करोड़ों करोड़ों अरबों सेल्स के बारे में सोचिए। पूरा कहीं पर वॉर चल रही है, कहीं पर लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे सोचिए। आप कुछ करना चाहते हैं, आप सोच रहे मैं ये आज ये पढ़ूंगा, ड्रिफ्ट हो गया। एक थॉट लिया आपने, ड्रिफ्ट हो गया। ऐसे ही जैसे आप खड़े नहीं हो पा रहे, आपके थॉट्स में स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए क्योंकि अंदर के सेल्स वीक है, कमज़ोर हैं। तो सबसे पहला काम आपका अपने सेल्स को स्ट्रांग करना है। अगर कोई आदमी इस दुनिया में ऐसे ही मर जा रहा है, कुछ कर नहीं पाया, उसके लाइफ के एंड में वो फ्रस्ट्रेटेड है, किसी भी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो, इसका मतलब उसने अपने अंदर की दुनिया को ठीक नहीं किया। बाहर की दुनिया में हर आदमी पा जाता है, खाना पा जाता है, फैमिली बना लेता है, लेकिन फिर भी दुखी क्यों मरता है? बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर की दुनिया वो अनकेयर्ड फॉर थी, उसने ध्यान नहीं दिया। जब भी आप अपने माइंड को देखिए ना, जब भी आप दुखी हो, जब भी आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब्ड हो, तो ये जानिए कि बाहर कुछ नहीं है, मेरे अंदर की दुनिया है। अगर मुझे अपने ही थॉट्स पसंद नहीं है तो पहले ही काम करना चाहिए था, तो आज कर लो काम। अब मुझे कोई भी थॉट आता है, किसी भी टाइप का थॉट आता है, कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, मुझे दिखता है अरे ये तो मेरे अंदर है। पहले लगता था उसके बारे में है, अब लगता है मेरे अंदर है। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो, ताकि भगवान खुद धरती पे आए और आपसे पूछें मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि भगवान आपकी किस्मत लिखने से पहले वो आपके पास आया, यार तुम इतने अच्छे हो, तुम बताओ कैसी किस्मत लिखो तुम्हारे लिए मैंने। देखिए भगवान किसी के पास आके पूछता उसका नहीं है। जब आपका ब्रेन परफेक्ट हो जाता है, माइंड परफेक्ट हो जाता है, तो वो परफेक्शन के साथ जाकर के मिल जाता है, वो आदमी खुदा ही हो जाता है। ज़ेनोका कहती है कि एक ऐसी जिंदगी जियो बिना किसी गिल्ट कॉम्प्लेक्स के, बिना किसी रिग्रेट के, ताकि अपनी फ्री विल को, अपनी स्वेच्छा को सही सही इस्तेमाल कर सको। और जब तुम एकदम सही जगह पर अपनी स्वेच्छा यूज करोगे तो लाइफ तुम्हें पूरी फ्रीडम देगी इस दुनिया के सभी बड़े बड़े चीज़ों में स्वेच्छा को, फ्री विल को यूज करने का।
अब एक थॉट को बहुत सीरियसली लीजिए। दो तरीके के रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें कि आप बोलते हैं अरे यार मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, डीप मेडिटेशन कर रहा हूँ, आंख बंद करके सो गया। धारणा, ध्यान, समाधि, ये एडवांस प्रैक्टिसेस है जो कर तो नहीं पाते बट लगता है कि दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आपको लगता है कि आप जानते हैं। तो ये है ग्लैमरस रोड टू योगा, ग्लैमर के लिए योग कर रहे हैं आप। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये है कि मुझे सचमुच में योग जानना है, तपस्या जानना है। कृष्ण इसलिए अर्जुन से कहते हैं जो सचमुच की सन्यास होती है वो मन के अंदर की सन्यास होती है। वो जानना चाहता था, वो भाग छोड़ के जाना चाहता था, लड़ाई के मैदान को छोड़ के भाग रहा था। वो बोलता है मुझे साधु बनना है, मुझे एनलाइटेंड होना है। तो भगवान बोले कि अरे होना ही है तो मन के अंदर घुसना, तू डिटैच हो जा मन के अंदर। तो उसको यही बता रहे थे, तुम छोटी छोटी चीजों में अपनी फ्री विल इस्तेमाल पहले करो, उसके बाद बात करना। रोज के खाने में, 3 स्टेप ब्रीदिंग में, करेक्टिव मेथड्स में। तुम्हारे हाथ से तो गांडीव कांप रहे हो, तुम्हारा हाथ से गांडीव छूटा जा रहा था और तुम बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। ये कहते हैं एग्जैक्टली, ये सेंटेंस कहते हैं कि तुम बातें तो समझदारों जैसी कर रहे हो लेकिन हरकत तुम्हारी बेवकूफों जैसी है। आप अगर योग या तपस्या कर रहे हैं तो दिखाने के लिए कर रहे हैं कि खाने के लिए कर रहे हैं, ये सोचिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप भी अगर इस टीचिंग को सीखना चाहते हैं तो पूरी तरह से सीखिए। ये नंबर है, इस पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझसे मिलना है तो बॉम्बे आ रहा हूँ और पुणे